So biomolecules here it means the molecule which are present in living organism, which are present in living organism. क्लियर? मॉलिक्यूल मीन सिंपल मॉलिक्यूल कोई सा भी, अगर वो लिविंग के अंदर है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? है कि नहीं बोलो? अच्छा। हाँ, जो अपना अभी रिसेंटली एनिमल टिश्यू हुआ था, मतलब एनाटॉमी ऑफ जो आपके पास दो ऑर्गेनिज्म है इसको छोड़ करके, उसके सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल से सॉल्व करना है। उससे पहले कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी का समरी पढ़ना है, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। टर्म वन हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको नीट के लिहाज से पूरा कंप्लीट करना है। और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ऐसे आना चाहिए जैसे कि आपका वो कोई रिश्तेदार है, बहुत क्लोज के रिश्तेदार है, आप उसके जड़ तक जानते हो। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला? द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगर हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करें, इसके बारे में हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो एक बात हमें मालूम चलता है। इस पे हम लोग इसमें पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन इसके बारे में, देन फिर इसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको फिर अलग अलग टाइप्स का मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, हाँ कि ना? अरे बोलो तो अगर हम लोग किसी, आपने अभी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या पढ़ा है? सेल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सेल। सेल के अंदर क्या होती है? साइटोप्लाज्म होती है, हाँ कि ना? वहां पे एक एक्वस कंपार्टमेंट होती है, मतलब अगर सेल है तो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन सेल, हाँ कि ना? आउटसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। वो जो एरिया होती है किसका होता है? साइटोप्लाज्म का होता है। उसमें क्या होता है? वाटर होता है, और उसी वाटर वाले एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? एक्वस एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ? द फ्लूइड अलोंग ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल बाउंडेड विद इन द लिमिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, मतलब कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि फ्लूइड, इसके बाद आपको प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट में कोई क्या बोलता हूं मैं, कि कोई डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है या प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और प्रोटोप्लाज्म एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। क्लास में कुछ गड़बड़ चल रहा है? सब ठीक है? मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है, कोई खास वजह है? फ्लूइड along fluid along with all the structures हाँ जी, fluid along with all the structure of cell bounded within the limits of cell membrane is known as, जो मैं नोट शेयर किया हूं ना,
वो तो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। जो कुछ पॉइंट्स उसमें नहीं है ना, वो सारा पॉइंट्स आपको लिखना है, सारे पॉइंट्स नहीं लिखना है, समझ रहे हो क्या। नॉन एज प्रोटोप्लाज्म, जैसे मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं इसलिए आपको ये लिखना है, क्लियर है। तो क्या मैं एक पॉइंट और इसके नीचे ऐसा लिख सकता हूं कि बेसिकली प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा। प्रोटोप्लाज्म, क्या इसमें साइटोप्लाज्म आएगा, यस और नो। यस। प्लस न्यूक्लियस, ये दो चीज तो आएगी, हाँ के ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। रोचन क्लास में है। हाँ मैम, हाँ सर, सॉरी मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन की। रोचिन, यस सर। इज इट रोचिन। यस सर। ये तो रोचिन नहीं लग रहा। सर मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है, इसलिए शायद नेम चेंज हो के आया होगा। अच्छा चलो कोई नहीं। तो मैंने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है, क्लियर है। जब हम लोग अर्थ के क्रस्ट को, अर्थ के क्रस्ट क्रस्ट को और ह्यूमन बॉडी के अंदर का केमिकल एनालिसिस करेंगे तो नियरली आपको कंपोजिशन सेम मिलेगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन, क्या बात करें, हाइड्रोजन, तो अर्थ क्रस्ट में देखेंगे, देखो कंपोजिशन अप्रोक्स सेम मिलेगा, मतलब क्या क्या इसमें है वो उसमें मिलेगा, लेकिन जिसका परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज में डिफरेंस होता है। जहां पर जिसकी ज्यादा जरूरत है वहां पर उसको उसका प्रेजेंस ज्यादा है। जैसे कि सिलिकन, सिलिकन की अपने बॉडी में, अपन के बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसके अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम, उसमें जो आपका टेबल दे रखा है उसमें जब आप देखेंगे उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा नेग्लिजिबल। वहीं पर अगर हम आप देखेंगे किसमें, अर्थ क्रस्ट में, तो 27.7% मिलेगा। इस तरीके से आप बात करें किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन सॉइल में इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा आप बोलोगे सर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होता है, लेकिन ये कैसे होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को कन्वर्ट करते हैं और उसको सोल्यूबल फॉर्म में बना करके प्लांट्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो क्या होता है, इवापोरेट होके चला जाता है, आगे ना। फिर मतलब वो फिर उसका क्या बोलते हैं, जो भी सारा होता है प्रोसेस, इस तरीके से फिर वो अपना साइकिलिंग में नाइट्रोजन साइकिल में मिक्स हो जाता है, फिर वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब क्योंकि जो नाइट्रोजन अवेलेबल होगा वो लिफ्ट में होगा, अब जब लिफ्ट गिर जाएगा तो सॉइल पे मिल जाएगा, फिर इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, क्लियर है। वहीं पर हम लोग बात करें किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का परसेंटेज अर्थ में कितना होता है, 46.6% होती है, वहीं पर ये ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, 65%, क्लियर है। इसी तरीके से सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब का अलग अलग परसेंटेज है, और ये परसेंटेज आपको जो टेबल में दे रखा है ये आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में इसका परसेंटेज पूछा जाता है, क्लियर है क्या। सर। हाँ सर। सर हाँ सर। ये लिखना है क्या अभी। हाँ ये लिखना है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो नोट्स में अवेलेबल नहीं है वो मैं लिखा रहा हूँ, क्लियर है। ओके सर। जो मैंने हाँ सर। पीडीएफ शेयर किया है हाँ सर। वो आपको एग्जैक्ट को लिखना है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको भी लिखना है, ठीक है ना। हाँ सर। लिखा क्या आप लोगों ने, अरे लिखा। यस। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या क्या आपको मिल सकता है, ठीक है ना, सेल के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है,
हम लोग, अच्छा आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि सेल के अंदर क्या क्या मिलेगा? एनीवन? हेलो? जब तक बोलोगे नहीं तो कुछ दिमाग में बैठेगा नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, कब तक बोलता रहूंगा, बोलिए। सेल ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म। ये तो आपने उसका जो लार्ज स्ट्रक्चर है वो बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये बना, अगर केमिकली, मैंने केमिकल कंपोजिशन की बात किया कि केमिकल कंपोजिशन सेल के अंदर क्या क्या होगा, बोलिए। हाँ, प्रोटीन होगा। और अरे अभी तो आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सेल पढ़ा था, सेल डिवीजन पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड्स होगा, प्रोटीन होगा। अरे जेनेटिक मटेरियल है तो न्यूक्लिक एसिड भी होगा। अरे हाँ कि ना? और सेल अगर के अंदर साइटोप्लाज्म है, एक्वस कंपार्टमेंट है, और एक्वस का ये मतलब क्या होता है? वाटरी इन्वायरमेंट। अरे हाँ कि ना? श्रावणी, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला? वाटर भी होगा। और वाटर का परसेंटेज कितना होगा? सबसे ज्यादा 70 to 90% का। तो पूरे सेल का वॉल्यूम कौन लेता है? अगर उसके मास, अगर मास की बात करें उसके, तो मास का 70 to 90% मास किसका होता है? वाटर का होता है। क्लियर है क्या? तो इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? पहला चीज तो आपको मिलेगा वाटर। क्या मिलेगा? साथ में लिखते चलिए, वाटर। इसका परसेंटेज कितना होता है आपके पास? 70 to 90% ऑफ सेल्यूलर मास, टोटल सेल्यूलर मास। बात समझ में आ रही है? वहीं पर बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। वहीं पर बात करें अगर प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन होता है 10 से 15% उसके मास का। क्लियर है क्या? वहीं पर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अरे होगा कि नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट्स ये होता है अप्रोक्स 3% ऑफ द सेल का वेट। अगला आपके पास क्या होगा? लिपिड्स। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग, ठीक है ना? लिपिड्स कितना होगा? 2%। बात समझ में आई? अगला आपके पास है न्यूक्लिक एसिड। क्या न्यूक्लिक एसिड बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? कम होगा। कम होगा। तो कम कितना होता है? 5 to 7%। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें क्या होता है? आयंस। आयंस में जैसे कि सोडियम आयंस हो गया, पोटेशियम आयंस हो गया, क्लोरीन के आयंस हो गया, आयरन के आयंस हो गया, मैग्नीशियम के आयंस हो गया, कैल्शियम के आयंस हो गया। जैसे मैं ये सब नाम बोल रहा हूँ ना, ये आपके भी जुबान में ऐसे ही बक 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 करते रहना चाहिए। इतना फास्ट बोलो कि सामने वाला पागल हो जाए, क्या बोल रही है? इसको आगरा ले जाना पड़ेगा। बोला नहीं, आगरा आप मुझे नहीं, आगरा आपको ले जाना पड़ेगा। हम तो बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में क्या बात करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? आयंस कितना होगा? 1%। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है क्या? नहीं सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। इसी में अगर एक हम लोग थोड़ा सा अच्छा कंपैरिजन करें, एक अच्छा सा सर कंपैरिजन एक करें। सेकंड पीछे का स्लाइड दिखाइए ना। अगर हम लोग, एक होता है ड्राई वेट, एक होता है उसका एक्चुअल वेट। ड्राई वेट मतलब क्या? कि उसका वाटर कंटेंट सारा का सारा हो जाएगा रिमूव। अरे हाँ कि ना? मतलब पूरा का पूरा हाँ सेल ड्राई हो जाएगा। जब आप उस किसी भी एनिमल का ड्राई वेट लेंगे, मैं एनिमल की बात कर रहा हूं, किसी भी एनिमल का ड्राई वेट लेंगे, ड्राई वेट ऑफ एनिमल ऑफ एन एनिमल सेल, तो इसका जो प्रोटीन होता है, क्या होता है? प्रोटीन। वो कितना होता है? इट इज 60 to 70%। कितना होता है? 60 to 70% पार्ट क्या होता है? प्रोटीन होता है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे किसका? ड्राई वेट ऑफ प्लांट का। ड्राई वेट मतलब क्या? उसके अंदर का वाटर कंटेंट सारा का सारा खत्म, हटा दिए, ऑफ प्लांट सेल। इसमें प्रोटीन मिलना चाहिए या कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अरे कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा? कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा बताओ? क्योंकि
अरे वो किससे बना, उसके सेल, वो सेल वाल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है कि नहीं होता है? और सेलुलोज किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही तो पॉलीमर है वो। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, एक बार पीछे का। जल्दी करो, पीछे आगे पीछे वाला काम मत कीजिए आप लोग, फिर पीछे रह जाएंगे। थोड़ा फास्ट हो लिखिए। गया सर। हाँ, अगर हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात करें, वाटर को बेस्ड सॉल्वेंट माना जाता है और इसी को बोलते हैं बेस्ड सॉल्वेंट इन नेचर, और बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अरे हाँ कि ना? सॉल्वेंट क्या होता है? वो चीज, वो सब्सटेंस जिसमें कोई और चीज घुल जाए। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। क्या बोला मैंने? भारती शर्मा, तुम उल्टा क्यों लटक गई? नहीं सर। तुम उल्टी लटक रही हो। तो मैंने क्या बोला? वो चीज, वो सब्सटेंस जिसके अंदर हर एक चीज, मतलब जो जिसमें घुल जाए, जो घुले नहीं, जो घुल जाए, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। आगे ना, मतलब जिसमें रहते हैं वो क्या है? इन्वायरमेंट है। जो रहता है वो इन्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप जिस जगह में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, वो आपके लिए क्या है? इन्वायरमेंट है। तो किसी का कोई सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, कोई किसी का अनसूटेबल इन्वायरमेंट होता है। हाँ कि ना? अब अगर आप इन्वायरमेंट चेंज करते रहेंगे तो आपके अंदर की बॉडी की फिजियोलॉजी को भी अलग अलग जगह में एडेप्ट करना पड़ेगा। मान लो कभी चले गए कश्मीर, कभी चले गए शिमला, इत्तेफाक से गलती से पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में तो, दिल्ली या फिर राजस्थान, खैर राजस्थान में उतना तो नहीं है, पर दिल्ली में तो आपको ऐसी याद आएगी कि दोबारा आप कभी नहीं जाओगे। ठंड में तो आपको ठंड की याद दिलाएगी, गर्मी में आपको गर्मी याद दिलाएगी। हाँ कि ना? अलग अलग इन्वायरमेंट है और अलग अलग इन्वायरमेंट का कंडीशन भी अलग अलग होता है। बात समझ में आई क्या? तो आप अगर चाहो तो लिख सकते हो कि जो वाटर है, क्या है? वाटर। वाटर के बारे में कुछ अगर हम फैक्ट की बात करें ना, तो इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। अच्छा, अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। मान लो मैं 1 kg चीनी लाया, एक ट्रंक, एक टैंक की पानी लाया, तो या एक टैंक दूध लाया, और उसमें मैंने चावल मिलाया या सेवई मिलाया खीर बनाने के लिए। आप खीर बनाने के बाद आपको मैंने, आप सबको बांट दिया। आप सभी इतने बड़े, इतना बड़ा क्या बोलते हैं, भूखे हो कि सारा का सारा खीर खा गए? पूछे भी नहीं सर, आप नहीं खाएंगे, चलो कोई नहीं। तो मैंने क्या बोला कि जो उसमें मैंने सेवई मिलाया, चीनी मिलाया, जो भी चावल मिलाया और दूध मिलाया, थोड़ा पानी मिलाया, इसमें सॉल्वेंट कौन है? पानी या तो दूध। दूध। समझ में आया ना? और सॉल्यूट क्या है? जिसको हम मिलाते हैं, तो हम मिलाते हैं। अब मान लो क्या, तुम सबका मुझे कीमा बनाना है, अब मैं तुम सबको क्या किया, हांडी में मिला दिया, तुम पानी डाल दिया, तो तुम सब क्या हो गए? सॉल्यूट। और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसी तरीके से वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट और बेस्ट सॉल्वेंट इन द नेचर। पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको यही तो वाटर है जो बॉडी के अंदर मैट्रिक्स बनाता है। आराम से मुंह ढक लिया कीजिए ताकि अंदर मच्छर ना जाए। हाँ कि ना? सो वी कैन से ऑल द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, और वाटर को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। और आपके बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, इसको चेंज होने से कौन रोकता है? वाटर ही रोकता है। कौन रोकता है? वाटर ही रोकता है। और यही ये वाटर है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, खास तौर से हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वाटर का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसी की वजह से क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। मतलब लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। लाइसिस हो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। अच्छा,
आपके बॉडी में मतलब लिविंग के बॉडी में क्या होता है कि इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की एक प्रॉपर्टी होती है, चेंज हो सकता है। अरे अगर आप अलग एनवायरमेंट में गए तो मान लें वहां का टेम्परेचर अलग है, तो वहां का तो आपके बॉडी का कंडीशन तो चेंज होगा ना। तो उसको इसको चेंज होने से रोकता है कौन? वाटर। तो वाटर के पास क्या होता है? हैज हाई स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट कौन सी बला का नाम है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? वैसे केमिस्ट्री का पार्ट, लेकिन कोई बोल सकता है मुझे? अपनी हीट एब्जॉर्ब करने के लिए इसका खुद का क्वांटिटी। latent heat. लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? मान लो मैंने पूछा नाम काकड़े का, बोला वैभवी। मैंने मतलब पूछा तो बताया वैभवी, वैभवी पूछा तो मैंने काकड़े। हाँ बताइए, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? वो हीट जो छुपा हुआ है क्या? मान लो मैं Sir, एक particular heat. पार्टिकुलर हीट। मान लो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, दूध पीता बच्चा हूँ, और मेरे को समझाने, कैसे समझाओगे? कुछ टाइम के लिए बन जाओ टीचर, क्या दिक्कत है? अरे बोलो, मुंह तो खोलो। सर आयरन बॉल और एक कॉपर बॉल अलग अलग हीट एब्जॉर्ब करेगा एट सेम टेम्परेचर, तो वही हुआ स्पेसिफिक। बेसिकली क्या होता है, ये एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है क्या? वैसे हर सब्सटेंस की अपनी अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, वो अमाउंट ऑफ हीट है। मतलब जब हम लोग हीट करेंगे ना, तो पानी गर्म तो होता है कि नहीं होता है? कि जैसे हम लोग गैस पे चलाते तुरंत गर्म हो जाती है क्या? ना, गर्म होने में टाइम लगती है, हाँ कि ना? तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? पर यूनिट मास के लिए। और उसके टेम्परेचर को कितना डिग्री से बढ़ाए? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे। समझा कि ना? एक यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसी हीट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो वाटर के पास स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। इसका हाई स्पेसिफिक हीट होने से फायदा क्या होता है? जो आपके अंदर का प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता, जो चांसेस था कि आप अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाते हो, कभी एसी में रहते हो, कभी बाहर भी घूमते हो। बाहर तो वैसे बहुत गर्मी भी होती है, हाँ। तो इस चीज को चेंज ना करे, इसलिए क्या होती है, आपके पास आपके सेल के अंदर एक्वस कंपार्टमेंट होती है, मतलब वाटर होती है। और वाटर इसको सेल को इल इफेक्ट से बचाता है, ताकि वो सडन राइज ऑफ टेम्परेचर न हो जाए। क्योंकि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका बॉडी का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अरे हाँ कि ना? मान लो आप बहुत देर तक कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो, अपना हेड का बैक पोर्शन में और जो नेक है उसका बैक पोर्शन में हाथ देके देखना, वो गर्म हो जाता है। मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी भी एक तरीके का मशीन है जो कि गर्म हो जाती है कि नहीं? अदर पार्ट्स को टच करो और नेक के बैक पोर्शन को टच करो, गर्म होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। मेरा तो बहुत गर्म होती है, मैं बहुत बोलता हूँ ना। ठीक है, ये तो खैर अलग बात है, ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। समझे क्या? हाँ, तो आप पहले स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिखिए। वैसे है केमिस्ट्री का पार्ट, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड per unit mass to raise the temperature, TMP का मतलब टेम्परेचर ना, by 1 डिग्री सेल्सियस is called so। क्लियर है क्या? It minimize the temperature variation
क्लियर है, एंड दस प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट इल इफेक्ट्स ऑफ व्हेन देयर इज सडन राइज ऑफ टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। क्लियर है, तो ये हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से अपना सेल बच जाता है बर्बाद और तबाही से। हाँ कि ना, आप लोगों के तरह नहीं कि क्लास में एग्जाम देने आते हैं और चुपके से बैठे रहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं क्या? अगर हम लोग बात करें आउट ऑफ टोटल वाटर जितने आपके सेल में होती है, उसका 95% वाटर क्या कैसे होती है? फ्री होती है। फ्री मतलब वो किसी से बाउंडेड नहीं होती। हाँ कि ना, किसे बाउंडेड नहीं होती, मतलब 5% जो वाटर बचा है वो क्या होता है? वो बाउंड होते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में वो फिक्स रहती है। क्लियर है, इसीलिए आपका जो बॉडी का जो आपका सेल है वो कैसा है? एक्वस है, क्योंकि वो 95% वाटर कैसा होता है? फ्री होता है। मैंने लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था आपको, आपके बॉडी का 65 to 75% क्या होता है? बॉडी वेट का वाटर होता है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। आपके बॉडी में कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, सॉल्ट्स का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स लिंकेज। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा सॉल्ट्स के बारे में। इट प्रोवाइड्स लिंकेज। क्लियर है, इन मेनी केमिकल रिएक्शन। जहां पर ऐसा हो उस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत है का? मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कुछ मेटल्स के बारे में। क्या बताया था? मेटलिक आयंस। मेटलिक आयंस जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि आयरन, जैसे कि मोलिब्डेनम, जैसे कि मैग्नीज। all these acts as कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब एक तरीके का हेल्पर है, किसमें? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में, कि जो एंजाइम वगैरह काम करेगा ना उसमें ये हेल्प करेगा। इसका आपको कुछ यूज तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अपने बायोमोलिक्यूल्स में। कुछ यूज आपका आएगा कहाँ पर बोलिए तो? प्लांट फिजियोलॉजी में। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? सर ये वाला पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर सकते? कौन सा? पहला वाला क्या? नहीं, मेटालिक आयंस वाला। देखो, जैसे मोलिब्डेनम है, जैसे कि आयरन है, तो कुछ एंजाइम वगैरह अभी जैसे आप लोग अभी पढ़ेंगे ना प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें आपको बताया जाएगा। जैसे आपके पास लीफ है, लीफ में क्या होता है? मैग्नीशियम। प्लांट में जो होता है वो आयरन +3 के फॉर्म में होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? +2। अरे हीमोग्लोबिन में अगर आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, और जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो आपके सेल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। जब आप जिंदा नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। फिर बोलेंगे हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे, आगे नहीं पता। ठीक है ना? हाँ समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? बताओ। समझा। मतलब ये हेल्प करेगा एंजाइम्स को। अभी हम लोग एंजाइम्स पढ़े नहीं ना, इसे थोड़ा आपको मालूम नहीं चल रहा होगा। अभी हम लोग जब एंजाइम पढ़ लेंगे उसमें कुछ बाइंडिंग साइट्स होती है, और वहां पर ये बाइंड करने में हेल्प करती है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। आएगा और थोड़ा सा आएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो, इसी खुशी में हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो? हाँ सर। जैसे हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे तो अपना थोड़ा टीचिंग स्टाइल और मैं चेंज करने वाला हूं ताकि आपको इजीएस्ट वे में समझ में आए। तो पहला हम लोग जो कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इसको बोलते हैं BB1। ये पहली BB नहीं है, ये BB1 का मतलब है
बिगिनर बॉक्स, आखिर ना जैसे होता है ना इंडेक्स क्वेश्चन। अब तक हमने क्या पढ़ा, क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्या, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कार्बन, क्लियर है? दूसरा है हाइड्रोजन, तो समझ के देना। तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन। बोलो। कार्बन। Oxygen. हाँ, क्या बोला? ऑक्सीजन। Oxygen. पक्का? हाँ Yes, सर। sir. सोच लो। Sir, oxygen. सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चे का आंसर आने चाहिए। जल्दी बोलो, बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो। ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? ऑक्सीजन। छाप लिया गया? जल्दी छापो, आंसर भी टिक कर लेना, ठीक है ना? मोस्ट अबंडेंट, मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है क्या? मैं उसमें ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है वाटर, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अरे न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है? डीएनए। अरे हाँ, डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ डीएनए नहीं, आरएनए भी बनता है, हाँ सर। ठीक है? आपको वो पता होना चाहिए जो किसी को पता नहीं है, क्योंकि आप किससे पढ़ते हैं? अरे आप किससे पढ़ते हैं? आपको यही नहीं पता आप किससे पढ़ते हो? वाह, वेरी वाइड, वेरी गुड। शर्माने वालों का कोई इंतहा नहीं, वो बेशर्मों की तरह शर्माता रहता है। गूंगों का कोई इलाज नहीं, गूंगों का कोई इलाज नहीं, कितना भी कह दो वो नहीं बोलेगा। लिखा क्या इसका आंसर, क्या हो जल्दी बताओ? Water. वाटर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। सवाल क्या लिखा है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक। अपने आप को तमाशे मार। अरे क्या होगा? Carbohydrate. बहुत समझदार हो यार। अभी मैंने जो टेबल बताया था आप लोगों को, अभी जो मैंने टेबल बताया था, उसका कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंटेज था? गधेड़ो 3 है। देख कितना है, 3 है। प्रोटीन कितना है? 10 से 15%। यही सवाल नीट में पूछी जाती है। कर गए आ जाओगे गलत, गड़बड़ ना, गड़बड़ सब सब तुम लोग सब के सब तुम लोग गड़बड़ हो। कौन सा आएगा? प्रोटीन आएगा। अरे हाँ कि ना? मूविंग टू नेक्स्ट, इतना लिखा गया। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैं पूछ रहा हूं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अबंडेंस मतलब प्रेजेंस ना, ऑफ एलिमेंट in a human body, in a
ह्यूमन बॉडी इज, बोल क्या होगा, बोल जमूरे क्या होगा? कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। दूसरा नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर। सी ऑप्शन मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। बोल जमोरे क्या होगा? डी। D. बी फॉर बॉम्बे या डी डी फॉर फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली? सोच लो यार, मुझे तो लगा तुम लोग गलत बोल रहे हो। देखो यार, गलत बोला सही बोला, जल्दी बोलो, सबको मैं बाहर फेंक दूंगा अभी मैं। बोलोगे? बोल जमूड़े। डी अगर होगा। डी क्यों होगा? अगर डी का हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने बात किया था, देख अगर डी को देखेंगे ना, अच्छा आपने सिलिकॉन को देख के डी कह दिया, कार्बन पता है अपने बॉडी में कितनी होती है? 18.5%। क्लियर है? हाइड्रोजन कितनी होती है? 10। हाइड्रोजन कितना होता है? 10.05। नाइट्रोजन कितनी होती है? 3.3। हो गई गड़बड़? अरे गड़बड़ हो गई? सर हाइड्रोजन कितने होते हैं? लिखा ही नहीं था क्या मैं? 0.5%। हाइड्रोजन 0.5% आपके टेबल में दे रखा है ना एनसीईआरटी में। कार्बन दे रखा है 18.5। पहला ठीक है, लास्ट ठीक है, पर बीच में जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों गड़बड़ है। समझ रहे हैं क्या? हाँ, अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन कितना है? 3.3। कैल्शियम कितना है आपके पास? 1.5। हाइड्रोजन कितना है? 0.5। सल्फर कितना है आपके पास? 0.3। तो हो जाएगा क्या ये? अरे बोलो दे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अरे होगा कि नहीं होगा? तुम सबके सब किस खुशी में कैमरा बंद कर रखे हो? देखो कैमरा का ऑन करने में ऑफ कराने में मेरा ना इसमें दिमाग में मत खाओ, ठीक है ना, वरना फिर मैं खराब पढ़ाऊंगा। इतना खराब पढ़ाऊंगा ना फिर तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबके सब कैमरा बंद कर रखा है। किस खुशी में कैमरा ऑफ कर रखे हो? अगर तुम लोग ऐसे करोगे ना, तुम लोग को फिर मैं ऑफलाइन के लिए सेंटर सेंटर बुलाने वाला हूँ। ये सबको आना पड़ेगा। सुन रहे हो क्या तुम लोग? रोचिन, मैरिन, सब, पार्वती, निष्का, भारती शर्मा। सर मेरा आज नेटवर्क खराब है, मैं आज 1 घंटा लेट ज्वाइन हुई। चलो लेट ज्वाइन करने के लिए पार्टी दे देना ना, इसी खुशी में एक पार्टी दे देना लेट ज्वाइन करने की। और 1 घंटे का मिस हुआ उसके लिए कौन पार्टी देगा? क्यों मिस किया? नेट नहीं चल रहा था बराबर। तो ये इशू कंसिडरेबल है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। मोस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट अबंडेंट। लीस्ट अबंडेंट आप सेंटर आके पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके ना। इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट are
पहला ऑप्शन दे रहा हूं ऑक्सीजन, सिलिकॉन। नेक्स्ट आपके पास सिलिकॉन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट ऑप्शन सल्फर, नाइट्रोजन। डी ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जल्दी बताओ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबके सब बोल जमोड़े। डी। डी सर। और हाँ सर। बिफोर दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली। हाँ, उसका आंसर क्या होगा? लिख लिया गया? हाँ सर। आगे बढ़ू मैं? यस सर। वेट अ मिनट। जब दिल दिया है तो जान भी देंगे, वही वाला सिंपल तो लेना पड़ेगा। चाहे तो मैं किसी का लेग पीस ले लूं, हाँ कि ना? चाहे चिकन का हो या किसी और का हो। या फिर क्या करूं, कोई फल फ्रूट ले लूं। ये सब फल फ्रूट लेने से ना आपको केमिकल एनालिसिस उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिमल के लेते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो एनिमल कोई लीवर का पार्ट ले लिया। अब इतना कीमती चीज कोई खास इंसान कोई चीज खास इंसान दे सकता है ना, सबको तो दे नहीं सकता, हाँ कि ना? किडनी हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, टंग हो गया, या कोई लेग पीस ही क्यों ना हो गया ना, तो इनके लिए वो टिश्यू को पहले लेंगे हम, ठीक है ना? उस चाहे इट में भी वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर, और मतलब लिविंग का कोई कैसा भी पार्ट, दैट शुड बी लीन लिविंग पार्ट ना। इनको लेने के बाद क्या करेंगे, इनको ग्रिंड करेंगे कहाँ पर? चाहे तो ग्राइंडर में, क्या बोलते हैं, ग्राइंडर बोलते हैं, ग्राइंडर बोलते हैं? ग्राइंडर। हाँ, अपन यूज नहीं करते ना, अपन को नहीं पता, घर वालों को पता था, घर वाले अपन को नहीं पता। तो ग्राइंडर में क्या करेंगे, उससे अच्छा क्या करेंगे हम, मोटर एंड पेसल ले आएंगे। उसमें हाथ से उसका, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे करेंगे।
हाँ जी, बनाया क्या? ये क्या है? लेग पीस। अच्छे तुमको पता है ये लेग पीस है। नहीं भी लग रहा तो मान लेना ना। लग रहा है क्या? हाँ जी, क्या हुआ? सर लग रहा है। लग रहा है ना। ये क्या हो गया? प्लेट। क्या हो गया ये? प्लेट पे मैंने क्या रखा है? लेग पीस रखा है। अब इसको यहाँ से कुतर कुतर के इसके अंदर डालेंगे ना। फिर क्या करेंगे इसको? जैसे मान लो ये अपने पास ये वो वाला है, वो वाला है, तो ऐसे ना इसको कूटेंगे ना। क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे। जब इसको ग्राइंड करोगे कुछ ये पेस्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? पेस्ट। पेस्ट बन जाएगा ना। क्लियर है क्या? हाँ सर। जब इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे इसमें क्या मिलाएंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर है क्या? हाँ सर। जब जब कूटेंगे ना, देख अगर ऐसे पिटाई करेंगे तो उतना मारने में मजा नहीं आएगा। वहीं पर अगर इस तरीके से कोई स्केल ले लूं या कोई बैम्बू का स्टिक ले लूं या कोई अच्छा सा फ्लेक्सिबल स्टिक ले लूं तो पीटने में मजा आएगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे एसिड मिलाएंगे ना तो उसमें कंप्लीटली ये इसका पेस्ट बन जाएगा। तो मान लो क्या बन गया है? पेस्ट। जैसे पेस्ट के बारे में उसको पता होगा ना जो सुबह सुबह पेस्ट का यूज करता है। अब जो लोग यूज करते ही नहीं उसे क्या पता होगा पेस्ट क्या होता है? आगे ना सर हम तो कुछ नहीं। ये क्या हो गया? आपके पास पेस्ट बन गया ना। आप इसका अमाउंट ज्यादा भी बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। पेस्ट करने के बाद इससे मैं आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। सबने डायग्राम बनाया था? सबने बनाया था? हाँ सर। क्या करेंगे उसको? मैंने इसमें क्या कुछ लिखा था क्या? ग्राइंड इट इन CCl3 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग मोटार। उसको जो वो अपना बर्तन था ना उसको क्या बोलते हैं? मोटार बोलते हैं, हाँ कि ना। और जो लंबी सी डंडी थी ना जिसे आपके सर में लगाने से चोट नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं? पेस्टल बोलते हैं क्या? आगे ना क्या बोलते हैं? पेस्टल बोलते हैं। फिर क्या करेंगे? इससे आपको क्या बनेगा? एक थिक स्लरी बनेगा। थिक स्लरी मतलब तोरवा टाइप का क्या? लिक्विड पेस्ट। पेस्ट थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया ऐसा कि मतलब वो जो कॉटन क्लॉथ हम लेंगे उससे वो छन जाए। फिर इस थिक स्लरी को हम लोग क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। कहां पर? थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ। थ्रू चीज। अरे आप मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि हो क्या रहा है? हाँ हमने सर। कुछ चीज लिया उसको अच्छे से कूटा कूटा ऐसा कूटा कि वो टोमेटो का केचप बन गया, हाँ कि ना। टोमेटो जैसा केचप बन गया। फिर हमने क्या किया? उसको कॉटन या चीज क्लॉथ से फिल्टर करना है। चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। पक्का? फिर हाँ जब सर। इनको आप ऐसा करोगे ना, ये पता है ये वही सेम प्रोसेस जैसे आप लोग जो लोग चाय पीते हैं, जो चाय के शौकीन हैं या जो चाय के अमली हैं जिसको चाय का अमल करते हैं ना, तो चाय की पत्ती चाय छागने वाले में रह जाती है और चाय नीचे गिर जाती है। नीचे मतलब नीचे सरफेस पर नहीं गिरती, प्याले में कप में, आके ना। तो यहाँ से क्या आपको दो फ्रैक्शन मिलेगा। हाँ। टू फ्रैक्शंस आर मतलब दो पार्ट में बढ़ जाएगा। टू फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? सर।
आगे बढ़ो क्या यहाँ से? ये सब लिखना है, लिखा कि नहीं लिखा सारा? अब तक जो मैं लिखा है वो सारा लिखना है। सर एक बार पीछे मैंने स्लाइड दिखा था। अच्छा, लेग पीस खाना है क्या? अब अच्छा लग रहा है लेग पीस। क्या लग रहा है? लेग पीस लग रहा है क्या? इसका आपके पास पेस्ट बन गया। इसके बाद अपने को जब उसको हम लोग छाकेंगे, जब हम लोग कॉटन या चीज किलो से इसको पास करेंगे, वी विल गेट 2 फ्रैक्शन। क्लियर है? अरे एक बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग चाय बनाते हैं क्या, तो चाय का जो चाय पत्ती होती है वो कहाँ पे रहती है? वो छानने वाले में सीव में रह जाती है। आफ्टर सीविंग दिस थिक स्लरी, सम पोर्शन विल रिमेन इन द सीविंग पार्ट और इन द चीज क्लॉथ और इन द कॉटन क्लॉथ। कुछ ऐसा होगा जो कि नीचे जो आपका वेसल है, जो कंटेनर है, उसमें गिर जाएगा। तो जब आप इसके एनालिसिस करेंगे, जब इनका कुछ कंफर्मेटिव आप टेस्ट करेंगे, तो आपको वहां पर अलग अलग कंपाउंड्स मिलेगा। तो क्या मैं आगे यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ सर। सबका हो गया क्या? सर हमने यहाँ पर एसिड मिलाया था ना, तो एसिड के बेस पे हम लोग 2 ग्रुप में बांटेंगे। वैसे ग्रुपिंग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग को मजबूरी है, पढ़ना है ताकि अपने को अच्छे समझ में आए। एक को हम लोग बोलेंगे एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल। क्लियर है? या फिर दूसरे वालों को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल। वेरी गुड, इनसॉल्युबल पूल। ये स्विमिंग पूल मत समझना, हाँ कुछ वैसे ही टाइप का पूल है जहां पर ये अलग अलग कंपोनेंट है। हाँ श्रावणी जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब भालो अच्छे? अरे बोले शर्मा क्यों रहा है? जब मैं ना शर्माऊं तो लोग क्यों शर्माती है? एसिड सोल्यूबल पूल, इसी को जो सोल्यूबल हो जाएगा तो वो नीचे जाएगा या ऊपर रहेगा? नीचे जाएगा। हाँ नीचे जाएगा। तो जो नीचे जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे। जो फिल्टर होके चला गया तो हमने क्या बोला? फिल्ट्रेट। अरे हाँ कि ना? अरे जो रह गया तो क्या बोलेंगे? रेटेंटेट। रिटेंटेट। एक होता है रिपेंट, रिपेंट का मतलब पछताना। यहाँ पर क्या है? ये रिटेंटेट है, जो कि उस चाय छन्नी में रह जाएगा। अरे हाँ कि ना? मतलब कुछ अगर समझना चाहो तो मैंने कुछ ऐसा किया है। क्या किया है? इससे नहीं करना। ये क्या है? कब ज्यादा बड़ा हो गया क्या? हेलो, कब ज्यादा बड़ा हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? रेड कलर का एक चाय छन्नी वाला लेंगे ना, तो इससे चाय छानते हैं, हाँ कि ना? और ये इसका नेट हो गया, ठीक है? अरे हुआ कि नहीं? हाँ सर। ये इसका नेट हो गया ना, ये जगह नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डंडी नहीं बना रहा हूँ इसका।
जब आप लोग ऐसा काम कीजिएगा ना, एक बहुत सुंदर सी चाय, कुछ तो ऊपर रह, चाय का पार्ट ऊपर रह जाएगा, मतलब इस थिक शरीर का पार्ट कुछ ऊपर रह जाएगा। अरे बोलो दो, कुछ नीचे आ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। यस। ऊपर वालों का हम लोगों ने, जो ऊपर जो रह गया उसका नाम दिया हम लोगों ने ए, जो नीचे आ गया उसको हम लोगों ने बोला बी। जो फिल्ट्रेट है ना वो बी है, जो पास हो गया। जो रह गया उसको हम लोगों ने बोला ए फॉर अच्छा भैया, आगे ना, आगे बढ़ूं क्या? हेलो। हाँ सर। जब आप लोग इसकी अगर फिल्ट्रेट के बारे में बात करेंगे ना, तो फिल्ट्रेट से पूछेंगे कि हाँ बेटा फिल्ट्रेट तेरे पास क्या है, तो बोलेगा मेरे पास क्या क्या है, मोनोसेकेराइड है। क्या है? क्या है? मतलब जितने भी छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स होंगे ना, उसको हम लोग क्या, वो जैसे कि मोनोसेकेराइड, वो कहाँ मिलेगा? फिल्ट्रेट में, क्योंकि वो फिल्टर से पास हो जाएगा। भारती शर्मा, श्रावणी मुटकी, तुम सबको ना मैं मुंबई से ना बाहर ऐसा नदिया में फेंकूंगा ना, तो लोग वापस कभी नहीं आ पाए। कैमरा ऑन कर, बहुत बड़ा बोल, बहुत। अगला क्या होगा? एमिनो एसिड। अगला क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? एन बेस को बंद, मतलब नाइट्रोजिनस बेस। ये होता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, नाइट्रोजिनस बेस। जैसे कि नेक्स्ट आपके पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अरे हाँ कि ना? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। जो कि पूरे के पूरा जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, इसी से मिलके बड़ी बड़ी लंबी चेन बनती है, वैसे ही जैसे कि आप लोग अपने गले में लगाते हैं। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अरे बोल दो, हाँ हाँ सर। सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हाँ, इधर सर। की बात करें ना, जो रिटेंटेड में जो हमेशा पछताता रहता है, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल आएगा। इसमें कौन आएगा? स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। अरे कौन सा? माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्लियर है? इसमें कौन सा आएगा? लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब जो पॉलीमर बनाएगा, जो बड़े बड़े साइज में होंगे। हाँ कि ना? हाँ सर। लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि सारे के सारे इसमें मोनोसेकेराइड थे, इसमें क्या आएगा? पॉलीसेकेराइड। अरे हाँ कि ना? यस। हाँ सर। प्रोटीन्स भी क्या होता है? पॉलीमर होता है। और प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड। हाँ, तो अमीनो एसिड इधर मिलेगा और प्रोटीन्स किधर मिलेगा? जितने भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस है वो सब के सब किधर मिलेंगे? रिटेंटेट में। अरे हाँ कि ना? और जितने भी छोटे छोटे हैं मोनोमेरिक यूनिट, वो सब के सब पास होके फिल्ट्रेट में आएगा। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? लिपिड्स वैसे बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जब हम लोग इसका कूट रहे थे ना अच्छे से, देखो जब हम कूटते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते हम कहाँ मार रहे हैं, चाहे सर हो, हाथ हो, पैर हो, हर जगह मार देते हैं ना। तो उस दौरान क्या होता है, ये लिपिड्स ना टूट जाते हैं, इनके वेसिकल्स टूट करके ये लार्ज वेसिकल बनाते हैं। और अपना जो इसका एक ऑर्डरनेस था, पहले साइज में छोटा था, अब ये मिल मिल के पॉलीमर बना लेता है। तो मैंने एक बार बोला, जितने भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस होंगे, चाहे टूटने के बाद या टूटने से पहले, वो सब के सब किसमें होंगे? रिटेंटेट में। हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है क्या? तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ। बोलो तो। इसको बोलते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। अरे कौन सा करो? मैक्रोमोलेक्यूल। बात समझ में आई क्या? यस सर। लेकिन एक बात समझने की है, वो ये है कि जो लिपिड्स है ना, एक्चुअल में होता है माइक्रोमोलिक्यूल में।
क्योंकि ना माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल हम लोग वेट के हिसाब से लेते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। तो हम लोगों ने उसमें एक डेफिनेशन लिखा था, तो जो हम लोगों ने अब तक हमें क्या सारा का सारा क्या मिल गया, बायोमोलिक्यूल्स मिल गया क्या? वहां पे वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर का नाम था, यहाँ पर एक टॉपिक है। सर ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स। मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखा देता हूँ, इसमें जल्दी आप साथ में साथ लिख लीजिए। ऑल द, आप लोग नोट्स पहले थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि इसमें कम टाइम में हम लोग खत्म करके जो मेन चैप्टर है जिससे अच्छा खासा वेटेज नीट में है, तकरीबन 45 मार्क्स, अप्रोक्स 45 मार्क्स या 50 मार्क्स, अराउंड 50 प्लस मार्क्स ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछी जाती है। समझे क्या? ऑल द कार्बन कंपाउंड, वैसे ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स that we get from the living tissue, इसको क्या बोलते हैं? बायो मोलेक्यूल बोलते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हाँ यस सर। सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। दिक्कत है तो मेरे पास है, मैं गर्म पानी डालूंगा, सब दिक्कत दूर हो जाएगा। बायो मोलेक्यूल्स, ठीक है? हाँ, फिर यहाँ से हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। सर कितना डिवाइड करेंगे? अभी तो डिवीजन शुरू हुई है। एक को मैंने बोला माइक्रोमोलिक्यूल, क्या बोला? माइक्रोमोलिक्यूल। दूसरे को हमने क्या बोला? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल, बात समझ में आई? सर ये क्या बात करते हो यार? अरे हाँ, ये ऐसे ही होती है, ये बहुत बड़ी बेशर्मी वाली चीज है। ये जो माइक्रोमोलिक्यूल है ना, इनका वेट जो होता है ना, अच्छा किसके बेसिस पे है? ये वेट के बेसिस पे हम लोग जो डिवाइड करेंगे, जनरली जो आपको मिलेगा फिल्ट्रेट में, उसमें क्या होते हैं? जनरली माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, हाँ कि ना? तो इसमें जो होगा, इसका एम वेट का मतलब समझ जाओगे ना, मोलिकुलर वेट, MWT का। अरे केमिस्ट्री में इतना तो पढ़े होगे ना, इतना तो पढ़े होगे। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18 to 800 डाल्टन। इतना डाल्टन जो आपने बोला वो ठीक है, जनरली उतना में मिलता है, लेकिन इसका रेंज कितना है? इतना। क्लियर है? लेस देन 1000 डाल्टन। अगर इसकी बारे में बात करें, ये तो और बेशरम है, ये बोला हम 1000 से ऊपर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? क्योंकि हम बड़े मॉलिक्यूल हैं तो हमारी वेट भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब हमारी मांगे पूरी करो तो हमारी वेट भी ज्यादा होना चाहिए, हाँ कि ना? तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो। नो सर। ये कहाँ मिलेगा? सॉल्युबल पूल या कौन सा सॉल्युबल पूल? एसिड सॉल्युबल। फाउंड इन आड़िया बड़े। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास तौर से जेनेटिक्स या पूरे बायोलॉजी का बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। जैसे आपको फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ा था, वेक्टर्स पढ़ना पड़ा था, वैसे ही बायोलॉजी के लिए, जेनेटिक्स के लिए आपको बायोमोलिक्यूल्स को जानना जरूरी है, और बायोलॉजी को समझने के लिए बायोमोलिक्यूल्स को समझना जरूरी है। बात समझ में आई? तो फाउंड इन एसिड सोल्युबल पूल। कोई दिक्कत क्या है आप लोगों को? ये वाला कहाँ मिलेगा? फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल पूल। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोल दो। नहीं सर। अगर एग्जाम्पल पूछूं तो एग्जाम्पल इसमें बोल सकते हो क्या? एग्जाम्पल क्या कहा इस बार? मैं नहीं लिखाऊंगा, आप बोलिए क्या होगा? अरे अमीनो बोलो। एसिड। मोनोसेक्राइड। क्या होगा? मोनोसेक्राइड्स। और किसी ने बोला
एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को कैसे लिखेंगे? ए से लिखेंगे क्या? हाँ नाइट्रोजनस बेसिस को एन बेसिस लिख सकते हैं क्या? यस हाँ, इसका एग्जांपल बोलो। पॉलीसेकेराइड। मतलब एक अल्फाज में क्या बोल सकते हो? सारे के सारे पॉलीमेरिक पॉलीमर्स। सब्सटेंस। हाँ, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। अरे हाँ कि ना? हाँ सर अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर आप हैशटैग डाल के यहाँ पे लिख लेना, ऑल पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ऑल पॉलीमेरिक बायोमोलिक्यूल। मतलब जो पॉलीमर बनाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर हाँ, आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखना। अगर सवाल बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से बन सकता है। क्या बनेगा सवाल? ये जो लिपिड्स है ना, बड़ा बेशरम है। बड़ा क्या है? बेशरम है। ये एक्चुअली में है क्या? माइक्रोमोलिक्यूल। एक्चुअली में है क्या ये? माइक्रो मोलिक्यूल। बट ये मिलता कहाँ है? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में। मतलब रिटेंटेड में या सॉल्युबल में? रिटेंटिव। वेरी गुड। एक्सेप्शनली obtained in acid insoluble pool। acid insoluble pool। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनका वेसिकल्स होता है ना, वो टूट जाता है। पहले एक ऑर्डरनेस पे होती है, जब उसका डिसऑर्डरनेस बिगड़ जाता है। जब हम कूट रहे थे ना, कूटने के दौरान उसका सारा का सारा ऑर्डरनेस बिगड़ गया, जिनकी वजह से बाद में क्या, वो पॉलीमर बना लिया। अब जब पॉलीमर बन जाएगा, तो उस कॉटन या चीज के से पास हो नहीं पाएगा। इसलिए कहाँ मिलता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। #1 डाल के एक पॉइंट लिखना। #1 डाल के एक पॉइंट लिखना। जो आपके पास माइक्रो मोलिक्यूल होगा, माइक्रो मोलिक्यूल होगा, पता है इसका वेट कहां से कहां मिलता है? 18 to 800 डाल्टन। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो तो। हाँ सर #2 डाल के लिखना। ये जो मैक्रो मोलिक्यूल होगा, ये कहाँ मिलेगा? मतलब इसका वेट कितना होगा बताओ? ग्रेटर देन 10,000 ना? हाँ, अरे यही तो लिखाया था नोट्स में। मैंने लास्ट टाइम में क्या बताया था बताओ? तुम लोग भी ना कुछ याद नहीं रखते हो। लेकिन सर सारे होते हैं क्या? जनरली आपको इसके ऊपर ही मिलेगा। जनरली मैक्सिमम आपको 10,000 के ऊपर ही मिलेगा। आपका जो लास्ट जो आपका नोट्स है, वो था, चेक करना उसमें क्या लिखा है। आई थिंक आई हैव टू करेक्ट। देखा क्या? मिला? 10,000 डाल्टन एंड अबव। ठीक है ना? इतना और इससे अबव। ये तो ना ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब साइन तो ये होता है ना। मैथ्स वालों बोलो, यही तो होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ मतलब मुझे भी मैथ्स आती है ना।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस ये था आपके पास माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या आपको ये सब बात समझ में आ गई? हाँ फिर हम लोग बात, हाँ सर कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, हाँ बोल। अच्छा हाँ बोला, मुझे लगा हाँ बोला। हाँ और हाँ में फर्क होता है। हाँ सिर्फ मुंह से बोली जाती है, हाँ दोनों से बोली जाती है, नाक से भी मिला के बोली जाती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नहीं, ये बायोमोलिक्यूल्स वाला ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सेल, आगे ना। जो आपके पास नोट जिसने आपने लिखा है, उसमें नोट्स में देखिएगा, पहला उसमें मैंने बात किया किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। नोट्स जो दिया हूँ ग्रुप में शेयर किया हूँ, उसको कॉपी कर लेना। कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पहला पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट, इट इज द फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। सर क्या मतलब इसका? फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या? ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, this is the first organic compound that is going to be used। बात समझ में आई क्या? जब आपके बॉडी में, जब आपके सेल में होगा रिस्पायरेशन, तो पहला प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या कोई अदर चीज? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए क्या बोलते हैं? फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। और इसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो देखा जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो देखा जाए, तो हमेशा ये 2:1 के रूप में होगा। किसमें होगा? 2:1 के रेशियो में होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। नोट्स जो मैंने पीडीएफ शेयर कर रखा है वो कॉपी करना है, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कोई दिक्कत है क्या? इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? CxH2O_Y। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। और ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपलेस्ट शुगर विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। जो बात करते हैं ना शुगर, तो बोलते हैं ना जोनी जोनी। आगे कंप्लीट करना काकड़े। क्लास में सब छोटे तुम ही देखते हो, तुम ही बोलो बोलो बोलो। सर मैंने तनुश्री तुम बोलो, तनाश्री तुम बोलो, तुम कॉमेडियन भी हो ना, जल्दी बोलो। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open a mouth, ha, ha, ha. ये हुई थी ना कॉन्फिडेंस वाला बच्चा, ये सब डरते हैं। तो यहाँ पे बोलना हमें था शुगर, तो उसी शुगर की बात करते हैं ना। तो बेसिकली शुगर क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है और टेस्ट में कैसा होता है? मीठास। अरे होते कि नहीं? कुछ लोगों के जुबान में मिठास होती है, हाँ कि ना? पता नहीं कैसे होती है मिठास, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बोलते हैं ना, ये जब बोलता है ना मीठा बोलता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। अरे एक्चुअली मिठास तो कार्बोहाइड्रेट होती है ना। अब पता नहीं उसके जो टंग में या फिर माउथ में शुगर का फॉर्मेशन होता है क्या, शुगर की फैक्ट्री है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं है। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। शुगर क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, दैट इज द शुगर। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे ना, ये कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? क्लास नेक्स्ट आपके पास, इसके बाद का सारा पॉइंट मैं नोट्स में लिखा रखा हूं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अरे कौन सा हाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अरे कौन सा लाइसिस? हाइड्रोलाइसिस। इनको जब हम लोग वाटर में मिला के तोड़ेंगे ना, जब से कचूमर निकालेंगे, ये कितने कितने यूनिट्स में टूटते हैं, कितने रिपीटिंग यूनिट्स में टूटते हैं। मतलब इसका यूनिट्स क्या होता है?
इनके हिसाब से आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा ऐसा ही होता है। पहला क्या मिलेगा? मोनोसेकेराइड। पहला क्या मिलेगा? अगर अगर एक रिपीटिंग यूनिट है तो क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। अगर वो मतलब मोनोसेकेराइड वो होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस से कोई अलग यूनिट ना बनता हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो माला पहनते हो, जो आप लोग बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाले माला पहनते हो, उसका एक जो दाना होता है ना, दाना मोती बोलते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो जो मोती है ना, वो धागे में जो बंदी होती है, वो उस माला का, उस गार्लैंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है कि नहीं है? क्या हाँ सर। क्या उस जो बीट्स है, जो मोती है, क्या उसका कोई छोटा पार्ट हो सकता है? छोटा पार्ट नहीं। तो हो सकता है, लेकिन वो फिर धागे के लायक नहीं रहेगा। और जो धागे के लायक नहीं, तो उसको हम लोग मोती कैसे बोल सकते हैं? हाँ कि नहीं? हाँ सर। हाँ, जब आप मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसेकेराइड। एक होता है आपके पास क्या? ओलिगोस। ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड। 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 ये जो ओलिगोसेकेराइड है ना, ये फर्दर आपको दो टाइप का मिलेगा। कितने टाइप का मिलेगा? दो टाइप का। सर क्या बात कर, तो कितना डिवीजन है? तो एक होता है डाइसेकेराइड। जब इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो इनके जो आपको रिपीटिंग यूनिट मिलेंगे वो कितना मिलेंगे? कितना मिलेंगे बोलो? अरे बोल। 2। तो 2 से 10 के बीच में मोनोसेकेराइड के यूनिट मिलेंगे, हाँ कि ना? एक हाँ होता है पॉलीसेकेराइड। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ हाँ से कहने में आसान लगता है ना। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? 10 से ज्यादा यूनिट होती है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। तो 10 से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट हुआ तो हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। अगर 2 से 10 के बीच में हुआ तो बोलेंगे डाइसेकेराइड। अगर वो का ही नहीं तो क्या बोलेंगे? मोनोसैकराइड। बोल रहे हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है तो सबको मैस्टिकेट कर जाऊंगा, ठीक है? क्या कर जाऊंगा? मैस्टिकेट कर जाऊंगा। मैस्टिकेट मतलब ना च्यू करना, हाँ कि ना? पढ़ेंगे मैस्टिकेशन अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में ना। पहला ही चैप्टर है डाइजेशन, तो मैं बताऊंगा क्या कैसे करते हैं मैस्टिकेट, कैसे होता है सैलिवा, हाँ कि ना? फिर कैनाइन का काम क्या होता है ना। आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में अपने पास क्या है? यहाँ तक सबने लिखा? हाँ सर। वेरी गुड, अच्छी बात है, ऐसे टाइम टाइम पे लिख लिया करो। तो ये जो आपके पास मोनोसेकेराइड है ना, इनका जो वहां पे हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था? CxH2O लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर। लिखा था कि नहीं? मैं लिख रहा हूँ हाँ। GF, और GF का मतलब? अरे बोलो, देखता हूँ आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कहलाता है। GF का मतलब बोलो, नहीं बोलोगे? जनरल फॉर्मूला। GF का मतलब जनरल फॉर्मूला ना। तो मैंने बोला CxH2O। तो अगर हम लोग बात करेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में ना, किसके बारे में? मोनोसेकेराइड। तो इसका जो X की वैल्यू होगी ना, कितनी होगी? 3 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 7, ये होता है मोनोसेकेराइड। अरे हाँ कि ना? मतलब ये सिंपलेस्ट शुगर है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हाँ कि ना? अगर कर ब्रेक डाउन तो हो सकता है, अगर होगा तो फिर वो शुगर ही नहीं रहेगा, वो बन जाएगा कार्बन, बन जाएगा हाइड्रोजन, बन जाएगा ऑक्सीजन।
पर शुगर नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? शुगर की, और शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत? हाँ, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड हैं, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड हैं, इसमें दो अलग अलग फॉर्म होता है। एक होता है डी फॉर्म, एक होता है एल फॉर्म। हाँ कि ना? एक क्या होता है? डी फॉर्म और एल फॉर्म। सर ये डी फॉर्म एल फॉर्म क्या होता है? डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल फॉर लेवो रोटेटरी। मतलब जब हम लोग पीपीएलओ मतलब प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं ऐसे कंपाउंड से, तो ये इसको रोटेट कर देता है। तो जो रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं? जो एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक को बोलते हैं लिवो रोटेटरी। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं पढ़ाया जाए देन कंसल्ट मी, आई विल गेट यू क्लियर। समझ में आया? यस सर। वैसे आई होप कि आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप लोग, पता है कहाँ पढ़ाया जाएगा? जब आप लोग पढ़ोगे आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म कहाँ मिलेगा? हाइड्रोकार्बन में। और हाइड्रोकार्बन कहाँ मिलेगा? क्लास 11 के पार्ट 2 केमिस्ट्री में, लास्ट के 11 या 13, 11 12 या आसपास, 6 7 8 9, आई थिंक 10वां चैप्टर, क्लास 11 का 10वां चैप्टर को क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। मतलब सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, एक मैंने आपको रफ आइडिया दिया। तो मतलब क्लास 11 के पार्ट 2 केमिस्ट्री में मिलेगा हाइड्रोकार्बन, वहीं मिलेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स, और वहीं क्या मिलेगा आपको? इसका डिटेल्स आइसोमेरिज्म के बारे में। कुछ चीजें 12th में पढ़ाई जाएगी, कुछ चीजें 11th में पढ़ाई जाएगी, तो आपको अलग से सिलेबस के हिसाब से बटा हुआ वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के लिए, लिवो रोटेटरी होने के लिए इनके पास होना चाहिए क्या? कायरल कार्बन। क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। तो इसमें आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? कि ऑल मोनोसेक्राइड, ऑल मोनोसेक्राइड occurs in D and L form. D for dextrorotatory, L for levorotatory. हाँ कि ना? except डाइहाइड्रोक्सी हाँ कि ना? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन क्या है? एक कीटोन है, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अगर जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। हाँ कि ना? और CHO क्या होता है? अल्डिहाइड होता है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये हाँ अल्डिहाइड सर। का फंक्शनल ग्रुप है, और ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। हाँ कि ना? हाँ सर। दिक्कत है क्या? ऐसा इसमें एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसलिए मैंने बोला क्योंकि क्योंकि इट बिकेज chiral carbon is absent in this। सर ये क्या लिखा रहे हो? हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूँ जो आपके पूरे लाइफ में केमिस्ट्री में काम देगा। ये पता है कायरल कार्बन क्या होता है? एक तो बात समझ में आ रही है कि कार्बन तो होगा। सर कायरल क्या है ये सब? कायरल कार्बन किसी को मालूम है कि क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है? चारों बॉन्ड्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हों। हाँ, A B C D, और ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है ना। अगर कार्बन, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 3 होती है? 4 होती है। सिर्फ पार्वती को नहीं है, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए कायरल कार्बन। और जहां पे कायरल कार्बन होता है ना, उसको हम लोग स्टार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्टार से।
जैसे आप लोगों को बचपन में बहुत मिला होगा ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, हमें आज तक कभी मिला ही नहीं, क्योंकि हमारे टाइम में स्टार हुआ ही नहीं करता था। टीचर देते थे वेरी गुड, गुड या बेस्ट, बस ये सब होता था अपने टाइम में। स्टार का मामला अपने टाइम में, अपने जमाने में नहीं था। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई कार्बन का, किसी कंपाउंड में कोई कार्बन का अगर फंक्शनल ग्रुप, ये ABCD क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, अगर चारों अलग अलग हो जाए, इफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन is fulfilled by 4 different group, then this carbon is known as chiral carbon। हाँ कि ना? जो भी मैंने एग्जांपल दिया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, ये जो आपका कीटोन है ना, ये एसीटोन का तो CO हो गया, हाँ कि ना, और ये CH2OH हो गया, इधर क्या हो गया, CH2OH हो गया। देख कार्बन की वैलेंसी 3 ग्रुप से फुलफिल हो रही है, एक तरफ तो डबल बॉन्ड है, हाँ कि ना? हाँ बात सर। समझ में आई क्या? यस हाँ सर। सर। ये क्या है आपके पास, दिस इज द ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर? आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ, अगर हम लोग इधर की बात करें ना, जैसे आपके पास ये हो गया सी, ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया ना, CHO। CHO किसके लिए होता है, अल्डिहाइड के लिए होता है, हाँ कि ना? और इधर कार्बन हो गया, इधर OH हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर कार्बन हो गया, इधर OH हो गया, इधर H हो गया, इधर H हो गया। यहाँ पर कायरल कार्बन कौन सा है? कोई है जिसमें गट से जो मुझे बता सके, सर ये वाला कायरल कार्बन है? कौन है बताओ? एनीवन? एनीवन? तो सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड? पक्का? हाँ सर। थर्ड क्यों होगा? थर्ड नहीं होगा। थर्ड में ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, सेम हो गया ना? सिर्फ कौन सा होगा, देख यहाँ पर ये सेम है, नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये वाला पूरा ग्रुप ही अलग है, ये भी पूरा ग्रुप अलग है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, क्योंकि ये फुलफिल्ड बाय 4 डिफरेंट, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। क्या ABCD आपको सेम दिखता है क्या? जहां पर ये ABCD अलग अलग हो जाए उसी कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई? हाँ सर। अच्छे से आई? ये कायरल कार्बन कभी मत भूलना, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूलना पड़ेगा, समझे क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि 60 नंबर, कितना नंबर, 60 नंबर, 60, 6 और 0 60, 6 और 0 60, 60 फिजिकल केमिस्ट्री, 60 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 60 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्रोक्स इसी के आसपास ही रहता है। कोई दिक्कत है? पक्का? तो मैं ब्लैक हटा देता हूँ। हाँ, तो ये क्या हो गया आपके पास, कायरल कार्बन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? हाँ सर। तो ये तो आपके पास 3 कार्बन वाले कंपाउंड था। तो मैंने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट के लिए मिनिमम 3 कार्बन होंगे, मैक्सिमम कितना होंगे, 7 होंगे। क्लियर है क्या? वैसे इसके पास, आपके पास बहुत सारा कंपाउंड होता है ना, एक है आपको यहाँ पे नहीं है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। जैसे इसमें होता है एक एनोमर्स, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने बोला GF ना। देखो GF वो चीज होती है जब बार बार हमें चेंज नहीं करना चाहिए, है कि ना? अब GF चेंज तो कंपाउंड चेंज, मतलब जनरल फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन कंपाउंड का नाम बदल जाएगा। ऐसे ही अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे आपने नाम पढ़ा है आइसोमर, ठीक है? आपको अभी इससे पहले सुना नहीं सुना हो, अभी मैं बोल रहा हूँ एनोमर्स, एक होता है एपीमर्स। ये सब के सब क्या होता है, फॉर्मूला वही रहता है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो आगे पीछे हो जाती है। क्या हो जाती है, आगे पीछे चेंज कर देने से क्या हो जाएगा,
वो कंपाउंड का नाम बदल जाएगा, हाँ कि ना, और बिहेवियर भी अलग हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पक्का? मैं आपको कुछ ग्रुप में कुछ चीज शेयर करूंगा आज, तो उसको आपको थोड़ा गो थ्रू करना है और समझना है। क्लियर है? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे कुछ जो अपने पास इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, वो 5 कार्बन वाले हैं, जो मैंने पिछले प्रीवियस 2 क्लास में बताया था। एक था आपके पास पेंटोज शुगर ना, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाले। एक था आपको राइबोज, एक था आपको डीऑक्सीराइबोज। राइबोज मिलता है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज मिलता है डीएनए में। क्लियर है क्या? फिर हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में, हाँ कि ना। फिर गैलेक्टोज है, मैनोज है, हेप्टोज है। और हेप्टोज क्या होता है? इट इज अ लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड, क्योंकि इसमें 7 कार्बन, इससे आगे पॉसिबल है क्या मोनोसेक्राइड में? नहीं है, इसलिए इट इज द लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड, हाँ कि ना। फिर नेक्स्ट उसी में हम लोग शुरू करेंगे ओलिगोसेक्राइड, जिसमें आपके पास आएगा डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, अलग अलग फॉर्मूला, इसमें कैसे कैसे लिंकेज होती है, किस तरीके का बॉन्ड होता है, ये सब पढ़ेंगे। और आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि पूरा नोट कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, क्योंकि हम लोग उसको जल्द खत्म करके ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? मैं तो ये सिर्फ पढ़ाई इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी नीट के लिए काम आए, वरना बोर्ड्स के लिए जो मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया था ना। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को क्या? कोई दिक्कत है?